प्यारे बच्चों, मैं हूँ रूपेश पाटीदार और आज हिंदी में अपन पढ़ेंगे स्वर। अपनों ने पहले वर्ण पढ़ लिए थे, उसमें स्वर का विभेद मैंने बताया था, परंतु स्वर का उच्चारण स्थान उसमें बाकी था और व्यंजन का विभेद बाकी है। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्वर का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है और कौन सा स्वर किस स्थान से उच्चारित होता है, आज हम यह पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ण के बारे में एक बार और जानकारी ले लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं पिछली वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मतलब जो भाषा उच्चारित करते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई है वह ध्वनि है और इन ध्वनि संकेतकों को वर्ण कहते हैं। यानी जो बोलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए जिस संकेतक का प्रयोग करते हैं उसको अपन वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके थे। अब आज अपन पढ़ेंगे इसमें स्वर के बारे में और स्वर की जानकारी लेंगे। कुल वर्णमाला सभी ने पढ़ी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुल वर्ण जो मुख्य वर्ण बताए थे मैंने 44 यानी 44 बताए थे, उसमें से स्वर बताए थे 11 और व्यंजन बताए थे 33। परंतु आज अपन कुल सभी वर्णों की बात करेंगे कि पूरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह डाउट होता है कि कुल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो ये भी आज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कुल वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 यानी 52 होती है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 44 लिखे थे, वो मुख्य वर्ण थे। तो आप ध्यान रखें कि कुल वर्णों की संख्या वर्णमाला में 52 यानी 52 होती है और मुख्य वर्ण अगर पूछे जाए तो 44 यानी 44 होते हैं, जिसमें से स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। अब इनमें बात करते हैं अपन कि किस प्रकार से स्वर कौन से होते हैं, लेखन में कितने होते हैं। तो 52 में जो स्वर हैं वो टोटल संख्या जो स्वरों की बात करेंगे तो वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। और व्यंजन है वो होते हैं 39 यानी 39 होते हैं। यानी दोनों को मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। यह कुल संख्या की बात हुई है, यानी कुल वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन की बात यहाँ पे बताई गई है। यानी ये 39 और ये टोटल 13 होते हैं। और ये जो बताए गए हैं मुख्य वर्ण की बात हो रही है कि मुख्य वर्ण कौन से होते हैं। तो ये 44 यानी 44 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और व्यंजन की संख्या इसमें 33 होती है। बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रहे, उच्चारण की दृष्टि से स्वर ओनली और मुख्य जो स्वर होते हैं वो 11 ही होते हैं। इसमें दो जो होते हैं अहम और अह, ये अयोगवा है, अनुनासिक और विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनको स्वर में नहीं गिना जाता है, इसलिए जो मुख्य स्वर है अपने 11 होते हैं। व्यंजन की बात करेंगे तो मुख्य 33 होते हैं और ऐसे तो 39 या 39 टोटल गिने जाते हैं। अब इसमें स्वर का आपको एक बार बता दूं मैं, जो ओ जो होते हैं यहाँ तक अपने मुख्य होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 और री को मिलाकर 11 हुए, यानी टोटल अपने स्वर हो गए 11। और इसमें अपन इन 11 को ही लिखते हैं। जैसे मुख्य स्वर में लिखा हुआ है 11, इन दो को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि ये न तो स्वर और न व्यंजन में आते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। जिसका किसी के साथ योग नहीं होता है और ना ही इनसे किसी नए शब्द की उत्पत्ति होती है और न ही कोई उच्चारण प्रथम अक्षर इनसे बनता है। अब पढ़ेंगे अपन व्यंजन में, देख लेते हैं एक छोटे तौर पे। अभी इसका विस्तृत वीडियो अपन अगला जो वीडियो बनेगा उसमें एक एक करके बताएंगे, जिसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनका जो भेद है, इनके जो उच्चारण स्थान है, ये किस प्रकार से सघोष
अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण वगैरह जिस प्रकार से इनके नाम है, कैसे बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं, इनको ऐसा क्यों कहते हैं, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में अपन केवल स्वर के बारे में ही जानकारी लेते हैं। तो व्यंजन का छोटा सा परिचय जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, यानी सभी ने वर्णमाला देखी है। क से लगाकर प वर्ग तक जो भी व्यंजन होते हैं वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क से प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अंतस्थ में यरलव आते हैं। संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। द्विगुण यानी आगत भी बोलते हैं इनको, द्विगुण को आगत व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अब देखो, ये तो हो गए व्यंजन, और व्यंजन जैसे 2 निकाले हुए हैं तो विसर्ग 1 और अनुनासिक 1, यानी ये सब मिलाकर अपने टोटल 52 वर्ण हैं। अब बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान की, कि कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे अ और आ दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और साथ ही अह भी कंठ से उच्चारित होता है। जैसे आप भी बोल के देख सकते हैं, अ और आ, यानी सीधे से ध्वनि कंठ से उच्चारित होती है, बिना रुकावट के बाहर आती है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। यानी कोई सी भी ध्वनि उच्चारित होती है वो कंठ से होती, प्रारंभ होती है। तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि सर्वप्रथम कहाँ से उच्चारित होती है, तो कंठ से होती है। तो अ, आ और अह का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अब ई और ई, कंठ के बाद आती है जीवा की बात आती है, और मैंने पहले भी बताया था कि ध्वनि को उच्चारित करने में जीवा का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जैसे जीवा के द्वारा अपन उच्चारित करते हैं ई और ई, तो ये तालु से, यानी अपने मुख में जो ऊपर का भाग रहता है, ऊपर आकर जो जीवा टच होती है, जैसे ई और ई, ऊपरी भाग जैसे मुख का जो ये ऊपरी भाग, इसमें जीवा आकर यहाँ पर टच होती है, तो यह तालु होता है अपना। तो इसलिए इनको तालव्य स्वर कहते हैं। तो ई और ई ये तालव्य स्वर हैं। अब पढ़ते हैं ऊ और ऊ। जैसे आपको बोलने में ही पता चल रहा है, ऊ और ऊ यानी दोनों होठ की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं। दोनों का आकार गोलाकार, वृत्ताकार, उसमें भी बताया था मैंने। तो ऊ और ऊ ये होते हैं अपने होठ के आधार पे अपन ओष्ठ जिसे बोलते हैं, यानी ओष्ठ की सहायता से ये दोनों स्वर उच्चारित होते हैं। अब बात आती है री की। तो री यानी मैंने अभी बताया था कि ये वाला ऊपरी भाग जो होता है वो तालु होता है, और जो बीच का भाग होता है वो मूर्धन्य भाग होता है अपने यहाँ बीच का। तो इसको आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, बोलकर देख सकते हैं कि री यानी जो जीवा होती है वो उल्टी फोल्ड होते हुए ऊपरी भाग को टच करती है, यानी री। तो ये हो गया मूर्धा यानी मूर्धन्य। तो री का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धन्य। इसको मूर्धा और मूर्धन्य भी बोलते हैं। अब ए यानी ए जो है पहले से ही आपको पता है कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ए का निर्माण कैसे हुआ, अ और ई के योग से। तो अ का कंठ और ई का तालु, यानी कंठ प्लस तालु बराबर कंठ तालव्य स्वर हैं। और ओ यानी ओ का निर्माण हुआ अ प्लस ऊ के योग से। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का ओष्ठ। तो ये कंठ ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। बचा अहम, मैंने पहले भी बोल दिया। अहम यानी बोलते हैं मुख से, जैसे ही वायु के द्वारा बोलते हैं अंदर हवा लेते हैं, और नासिका यानी नाक के द्वारा अपन हवा बाहर छोड़ते हैं और इसका उच्चारण करते हैं अहम। यानी ये नासिक्य बोलते हैं, और इसे अनुनासिक या नासिक्य स्वर के अंतर्गत
आता है अह, यानी अह यह विसर्ग है जिसका किसी के साथ योग नहीं होता है, तो अनुनासिक और विसर्ग दोनों अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह यानी जिसका किसी के साथ योग नहीं होता है। तो ये हुए अपने स्वर और स्वरों का उच्चारण स्थान, मैंने आपको आज बता दिया है। बाकी अपन अगले वीडियो में व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन में उनके उच्चारण स्थान और सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।